सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं DUSOL के उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग जो कि भाई अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं और उनके पास जो है इको ऑनर्स या BA प्रोग्राम जो है कोर्स उन्होंने ले रखा है और एग्ज़ाम जो है उनके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं और अब तक उन्होंने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है। हम जो है आज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में जो है इसमें बनते हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भैया जो भी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, तो मैंने जो है ये पूरी की पूरी आपके लिए जो आपकी बुक है ये आपकी इंग्लिश में थी, ठीक है। तो मैंने जो है आपके लिए स्पेशली इसको जो है नोट से डिज़ाइन कर रखे हैं हिंदी मीडियम के लिए, जिन भी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है क्योंकि आपके पास कोई मटेरियल कोई कंटेंट आपको जो है नहीं मिल पा रहा था कि भाई हिंदी में जो है कैसे पढ़ा जाए। तो आप जो है ये नोट्स हिंदी में जो है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ है, आप ये नोट्स जो है बहुत ही ईजिली बाय कर सकते हैं। 200 रुपीज़ के जो है ये नोट्स हैं और इसी के अंदर जो है आपको जो जो चैप्टर्स की वीडियो मेरे पास अवेलेबल होगी वो भी इसी के अंदर आपको मिलेगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने आपको पहले भी दिया था, अगर आपके पास नहीं है तो मैं दोबारा से जो है अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर 9990158317। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको जो है ये नोट्स चाहिए हिंदी में तो आप जो है मेरे से व्हाट्सएप करके ये नोट्स जो है ले सकते हैं, ठीक है। 200 रुपीज़ के ये नोट्स है, कंप्लीट आपका जैसा सिलेबस है, जो जो चैप्टर्स है उसी के हिसाब से जो है ये बना हुआ है। चाहे आप ऑनर्स कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं DUSOL से और आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास है, तो आप जो है ये नोट्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बकवास बहुत हो गई है, अब जो है मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अगर आप चैप्टर की बात करेंगे तो आपके इसके अंदर जो है टोटल 14 चैप्टर आपको जो है इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं, 14 चैप्टर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो है कल्याण करना है अपना बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के, अगर आपको इसके अंदर पास होना है तो वो कौन कौन से चैप्टर है जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड है कि भाई उसके बिना तो पेपर अधूरा है। तो पहले आप ज़रा जो है ये समझ लीजिए, अगर आपके पास भैया ये है तो आपको बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के जिससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, गारंटीड है। तो वो मैं चैप्टर पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उन्हीं को ही प्रिपेयर करके चलना है। तो सबसे पहले तो आपको भाई ये जो नीचे के 3 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत, ISLM मॉडल और फिजिकल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लाई, ये जो एक ही चैप्टर्स है, ठीक है। इसको अलग अलग डिफाइन करके बताया गया, तो ये ISLM ही है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियाँ जो होती हैं वो ISLM में और AD कर्व पे जो है किस तरीके से कर्व शिफ्ट होते हैं, तो एक ही चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने ISLM नहीं पढ़ा, आपने ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा है एग्ज़ाम के अंदर, ये चैप्टर जो है पूरा बाप है इन 14 के 14 चैप्टर्स का। इस अकेले चैप्टर से ही आप ये समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन जो है फंसने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यही चैप्टर प्रिपेयर करना है। इसकी प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ इसका अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है प्रॉपर, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। सारा का सारा आपको एक एक चीज़ इसके अंदर आपको गोल कर पी जानी है, एक एक टॉपिक आपको इसके अंदर गोल कर पी जाना है, कुछ भी इसके अंदर आपको नहीं छोड़ना है। ये समझ लीजिए 2 क्वेश्चन भी अगर आपने इसमें से कर लिए तो 15 और 15 30 नंबर हो गए, 2 ही क्वेश्चन में आप पास हो जाओगे अगर यही चैप्टर आपने सिर्फ पढ़ लिया तो, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत, ये आपको करना है। ये 3 चैप्टर सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे गारंटीड क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है डिमांड फॉर मनी, ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स एग्जाम के अंदर जो है आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है मनी एंड प्राइजेस, गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जो है चैप्टर हो गए आपके, ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के पास होना चाहते हैं, ठीक है। बाकी आप छोड़ना चाहते हैं क्रेडिट क्रिएशन भी आप इसमें ले लीजिए, गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कितने चैप्टर हो गए आपके, ये एक ही चैप्टर है, ठीक है, एक ये चैप्टर हो गया आपका।
एंड एक ये चैप्टर हो गया आपका, ठीक है, इसको जो है 2 लिख लीजिए, इसको 3 लिख लीजिए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। टोटल ये आपके जो है 6 चैप्टर बन रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल लिमिटेड पढ़ के बहुत ही आराम से पास हो सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली अटेंड कर सकते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको सारे ही बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, अब पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर भी, अब जरा हम वो बात कर लेते हैं। तो वो मैं आपको जो है नोट्स से ही जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको जो इसके अंदर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, गारंटीड। इसको समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे भी कहते हैं, ठीक है। क्षेत्र कह लीजिए, मुद्दे कह लीजिए, प्रॉब्लम्स कह लीजिए कि भाई किस किस पे ये डिस्कशन करता है। सबसे पहले आपको जो है इसको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। गारंटीड क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के अंदर आएगा ही आएगा। और आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको बस ये पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र के जो है क्या क्या क्षेत्र है, उसी को मैंने बोला, उसी को ही मुद्दे कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं बता रहा। मैं तो पूरा इसमें पूरा सिलेबस पूरा जैसा है आपका वैसा बना रखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा अब आप सीधा जो है, पहले तो आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले टॉपिक के रिगार्डिंग। अगला जो आपका टॉपिक है ये है आपका आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। आय का चक्रीय प्रवाह आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय, आपने सिर्फ 2 क्षेत्रीय पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आपको 3 क्षेत्रीय, 4 क्षेत्रीय, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। 2 क्षेत्रीय तो हमने 12th में भी पढ़ा था। दूसरा आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आय का चक्रीय प्रवाह, और खासकर आपको ध्यान देना है 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय पे। गारंटीड क्वेश्चन है कि 3 या 4 से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। 3 क्षेत्र में क्या होता है, 4 क्षेत्र में क्या होता है, एक एक डायग्राम आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। प्रॉपर डायग्राम कैसे बनाना है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें बहुत ही ज़्यादा ईजिली मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है। तो ये आप सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले पढ़ेंगे। 2 टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं, आय का चक्रीय प्रवाह 2, 3, 4, ये तीनों मॉडल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। वीडियो भी इसकी अवेलेबल है, ठीक है, वीडियो भी मैं आपको दूंगा इसके साथ के साथ। और आपको राष्ट्रीय आय का समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र पढ़ना है, उसी को मुद्दे कहते हैं, वो क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम बात करते हैं एक बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। ये वही है जो आपने कक्षा 12th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पढ़ा था तो इसमें से आपको पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए भाई। राष्ट्रीय आय की 3 विधियाँ होती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि, ठीक है। आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। 12th में तो हमने इसके अंदर न्यूमेरिकल वगैरह पढ़े थे, अब आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। तीनों विधि में से एक विधि गारंटीड है, फिक्स क्वेश्चन है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, लेकिन तीनों में से एक कौन सी आएगी ये नहीं पता। वो उत्पाद भी आ सकती है, वो आय भी आ सकती है, वो व्यय भी आ सकती है। तीनों विधि में से एक विधि लेकिन आएगी जरूर, इस बात की श्योरिटी है। अब आएगा क्या, सबका एक ही सीन है, ध्यान से समझ लीजिए। उत्पाद विधि क्या होती है, उससे राष्ट्रीय आय की गणना किस तरीके से की जाती है, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या क्या सावधानियां हमको उस विधि से करनी चाहिए। मीनिंग, कदम और सावधानियां, ठीक है। ये तीनों ही विधि उत्पाद विधि के अंदर, आय विधि के अंदर और व्यय विधि के अंदर, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है जी। ये आपको इसके अंदर पढ़नी है कि उत्पाद विधि क्या होती है, कैसे उसके अंदर कैलकुलेशन की जाती है, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे ही आय विधि के बारे में आपको पढ़ना है और ऐसे ही व्यय विधि के बारे में आपको पढ़ना है। एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको जो है डिफ़ाइन करके बता रखी है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो अपनी 12th की बुक से भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास 12th की बुक है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, गारंटीड है भाई, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि उत्पाद विधि क्या होती है, ठीक है, कैसे इससे कैलकुलेशन की जाती है, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं इसको। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, प्रॉपर लिखने के नंबर हैं भाई। 15 नंबर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ये सब ऐसा आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको उदाहरण के साथ, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे।
ग्रेजुएशन में लिखने के नंबर होते हैं। आपने अगर लिखा नहीं, शीट नहीं भरी तो भूल जाइए। ये सावधानियाँ, इसके अंदर दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इंडिविजुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोहरी गणना भी, ठीक है। तो उत्पाद विधि के अंदर दोहरी गणना भी आपको पढ़ के जानी है। प्रॉपर दोहरी गणना क्या होती है उदाहरण के साथ समझाइए, सब कुछ लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही आय विधि क्या होती है, प्रॉपर लिखा हुआ है। एंड सेम ऐसे ही व्यय विधि क्या होती है, प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। आय विधि, व्यय विधि और ये तीनों विधि का एक समरी दे रखी है, ठीक है जी। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तीनों में से एक विधि गारंटीड है, ये एग्जाम में आपकी आएगी ही आएगी, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। एक होती है रियल और एक होती है नॉमिनल। रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी, चार वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। रियल जीडीपी या नेशनल इनकम कह लीजिए, एक ही बात होती है। रियल, नॉमिनल, पोटेंशियल और एक्चुअल, चार वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। रियल जीडीपी या नेशनल इनकम कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, इस पे डिफरेंस आ सकता है, लेकिन डिफरेंस आएगा जरूर, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस आप बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएंगे कि भाई क्या होता है। और घरेलू आय, राष्ट्रीय आय में भी डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और NFIA क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, ये आपने कक्षा 12वीं में भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं वो आपको बता रहा हूँ एक्चुअल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल, ये तो पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जीडीपी तथा कल्याण, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक ये आपको पढ़ के ही जाना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है जी। ये आपको पढ़ के जाना है, अगला इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हो गया आपका राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर से। तो राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर से बेसिकली आपको आय, व्यय और उत्पाद विधि, जिसको मूल्य वृद्धि भी कहते हैं, घोल कर पी जानी है तीनों विधि, तीनों का मीनिंग, तीनों की स्टेप, तीनों की सावधानियां। गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, एक्चुअल जीडीपी, चारों पढ़ के जानी है। एंड एक्सटर्नल जीडीपी तथा कल्याण पढ़ के जाना है, ठीक है जी। एंड वहाँ से मैंने आपको बता दिया समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, और वहाँ से मैंने आपको बताया आय का चक्रीय प्रवाह। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मुद्रा वाले चैप्टर पे। मुद्रा वाले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा वाला चैप्टर आपका कक्षा 12वीं में भी था। तो इसके अंदर बेसिकली आपको जो पढ़ना है, यहाँ से आप जो सबसे पहले पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली यहाँ से आप मुद्रा वाला चैप्टर देखिए, मुद्रा के कार्य, ठीक है। कक्षा मुद्रा के कार्य आपको पढ़ने हैं बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना मुद्रा के कार्य के अलावा। कक्षा 12वीं में भी था, इसमें भी है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं, गारंटीड क्वेश्चन है, मुद्रा के में से मुद्रा के कार्य आएंगे ही आएंगे, और आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रॉपर एक एक कार्य बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, आप बहुत ही ईजिली इसको जो है पढ़ सकते हैं। मुद्रा के कार्य आपको पढ़ के ही जाने हैं। उसके बाद आता है मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा के कार्य और मुद्रा की पूर्ति, ठीक है। प्रॉपर आपको पढ़ के जाना है। M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर हाई पावर्ड मनी क्या होती है और शक्तिशाली मुद्रा किसको कहते हैं, शॉर्ट नोट के ऊपर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। मुद्रा के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन हाई पावर्ड मनी ही पूछा जाता है। मुद्रा वाले चैप्टर में से मुद्रा के कार्य पढ़ के जाने, मुद्रा की पूर्ति M1, M2, M3, M4 और हाई पावर्ड मनी आपको जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो आपके लिए नया है वो है डिमांड फॉर मनी, ये आपके लिए एक नया है, ठीक है। डिमांड फॉर मनी की अगर हम बात करें तो हमारे को बेसिकली दो डिमांड फॉर मनी, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डिमांड फॉर मनी के अपने अपने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो एक है किन्स का डिमांड फॉर मनी, ठीक है भाई। किन्स का डिमांड फॉर मनी जो है, डिमांड फॉर मनी वाले चैप्टर से आपको अगर एक्चुअल में कुछ पढ़ के जाना है, मैं कह रहा हूँ मैंने ऊपर जो जितना भी सब कुछ आपको बताया है ना, कि आप मनी के फंक्शन पढ़ लीजिए, मनी सप्लाई पढ़ लीजिए, ठीक है। जितना भी मैंने आपको बताया है आप वो पढ़िए या ना पढ़िए, सब छोड़ दीजिए, लेकिन आप डिमांड फॉर मनी जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि किन्स ने वो कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं। डिमांड फॉर मनी के 3 उद्देश्य बताए हैं, ठीक है। ये 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। और ये लिक्विडिटी ट्रैप होता है, इस पे शॉर्ट नोट आता है एग्जाम के अंदर, ये शॉर्ट नोट में आएगा, ये एक अलग चीज़ है लिक्विडिटी ट्रैप, लेकिन फिक्स क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब हम बात करते हैं ये डिमांड फॉर मनी वाले चैप्टर की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। किन्स ने 3 उद्देश्य बताए हैं,
प्रॉपर पढ़ के जाना है, प्रॉपर हिंदी में यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है, जब तक शीट नहीं भरोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर आपको जो है पढ़ के जाना है। और दूसरा है टोबिन का, किन्स का और टोबिन का, दो हैं हमारे सिलेबस के अंदर, वैसे तो और भी होती हैं डिमांड फॉर मनी, ठीक है, हमारे सिलेबस में दो हैं, किन्स और टोबिन, लेकिन फिक्स है एग्जाम में आएगी या तो किन्स की या टोबिन की। सबसे ज़्यादा जो चांसेस है वो किन्स का आएगा कि किन्स ने क्या क्या वो बताए हैं डिमांड फॉर मनी के, बताइए सट्टा उद्देश्य क्या होता है, लेन देन उद्देश्य के लिए मांग क्या होती है, तीनों में से कोई एक वो आपसे पूछ सकता है या तीनों ही आपसे पूछ सकता है कि किन्स ने क्या क्या बताया है। तो भाई किन्स के सबसे ज़्यादा चांस है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि टोबिन की नहीं आएगी, टोबिन की भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन दोनों में से एक आएगी। मनी से आप कुछ पढ़ के जाइए या ना पढ़ के जाइए, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे, बाकी लिक्विडिटी ट्रैप शॉर्ट नोट में आएगा ही आएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला जो आपका चैप्टर है, ये टॉपिक ये डिमांड फॉर मनी के अंदर ही है, इसको कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। ये जो है आपका फिशर का जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है मेरे भाई। तीन चीज़ें आपको पढ़नी है मनी वाले चैप्टर के अंदर, किन्स की डिमांड फॉर मनी, टॉबिन की डिमांड फॉर मनी और फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये जो मैंने आपको डिमांड फॉर मनी बताई है उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी नहीं पढ़ा, भले आप किन्स का या टॉबिन का पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। मतलब आप प्रायोरिटी पे रखिए, सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ना है, फिर किन्स की डिमांड और टॉबिन की डिमांड फॉर मनी पढ़ना है, और अगर आपको समझ में आ जाए वो सब चीज़ें, देन आपको मनी के फंक्शंस एंड फिर आपको जो है लिक्विडिटी ट्रैप पढ़ना है। इस तरीके से आप रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर ने क्या बताया है और इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है। और मेरे भाई इसकी आलोचना जो है ये एक होती है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और एक है दूसरी कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। दोनों की दोनों पढ़ के जानी है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या होती है, फिशर की इक्वेशन क्या थी, दोनों में से कौन सी बेस्ट होती है, आलोचना इसकी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सारी की सारी आलोचना जो है यहाँ पे देखेंगे आप कि कैम्ब्रिज समीकरण फिशर की समीकरण से बेहतर है, क्यों बेहतर होती है, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं। और यहाँ पे उसकी बुराइयां बताई गई है, आलोचना की गई है। आलोचना एग्जाम के अंदर आएगी ही आएगी, ठीक है। आपको सबसे पहले यही पढ़ना है मनी वाले चैप्टर के अंदर से, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज अप्रोच पढ़नी है, देन फिर आपको किन्स की डिमांड फॉर मनी, टॉबिन का, और फिर मनी वाला अपना वो फंक्शन वगैरह, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पे। ये सब आपको लिखना है प्रॉपर हिंदी में कंटेंट में। आप पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, आपको हिंदी में कंटेंट जो है कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इस बात की मेरी श्योरिटी है। अब आते हैं मेरे भाई बैंक वाले चैप्टर पे। तो बैंक के अंदर ये वही अपना 12th वाला कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके अंदर बस आपको एक चीज़ पढ़नी है कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। 12th में भी था ये आपका, और यहाँ पे भी आता है कि प्रॉपर एक एग्जाम्पल से आपको बताना है कि क्रेडिट क्रिएशन जो है वो किस तरीके से होती है, क्या क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग होता है, किस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है, ये पूरा प्रोसेस बताना है। साख गुणक क्या होता है, इसकी सीमाएं आपको खासकर पढ़ के जानी है क्रेडिट क्रिएशन की, ये आपकी बार एग्जाम में पूछी जाएंगी। यहाँ 7 की 7 लिखी हुई हैं, लिखने के नंबर है मेरे भाई, ठीक है। शीट भरोगे लिखने के नंबर है, अदरवाइज कोई भी नंबर नहीं है। ये केंद्रीय बैंक और उसमें डिफरेंस दे रखा है कि ये क्या होता है, और इसके केंद्रीय बैंक के कार्य आपको पढ़ने हैं। बैंक वाले चैप्टर से अगर हम बात करें, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन किस तरीके से करता है प्रॉपर उदाहरण के साथ, और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, और केंद्रीय बैंक क्या क्या काम करता है, वही अपना 12th वाला है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। सारे के सारे फंक्शन आपको केंद्रीय बैंक के जो है पढ़ डालने यहाँ लिखे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये वही अपना साख नियंत्रण कैसे करता है, यही टॉपिक यहाँ पर भी मिलेगा आपको, और यही टॉपिक आपको आगे किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत में मिलेगा, ठीक है। एक होती है मात्रात्मक नीतियाँ, एक होती है गुणात्मक नीतियाँ। तो ये CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो है इसकी प्रॉपर, सब कुछ 12th वाला ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है, एक ही जगह पढ़ लीजिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम वहीं पढ़ लेंगे इसको न्यून मांग और अधिमांग के अंदर, ठीक है। किन्स का जो आय और रोजगार का निर्धारण वाला चैप्टर है। तो ये हो गया आपका
बैंक वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं आपके अगले चैप्टर पे। अगला जो आपका चैप्टर है ये आपने क्लास 12th के अंदर नहीं पढ़ा है। देखिए, आय और रोजगार का जो निर्धारण है वो जो है बेसिकली एक होते हैं क्लासिकल थ्योरी और एक होती है किन्स की थ्योरी। किन्स से पहले जो थे वो थे क्लासिकल। ठीक है, ये बहुत ही, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, 12th के अंदर ये चैप्टर नहीं था, 12th के अंदर ये चैप्टर है। लेकिन अगर आपने मेरे से पढ़ा है 12th के अंदर तो मैंने इसका ओवरव्यू आपको बता रखा है कि क्लासिकल थ्योरी क्या थी, क्यों ये फेल हुई थी, कैसे किन्स आया, क्या किन्स ने जो है अपनी इनोवेशन करी, समष्टि अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ। तो ये आपको क्लासिकल थ्योरी के बारे में फुल्ली डिफाइन किया गया है कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है। इसके देखिए मैं सही बता रहा हूँ, इसके बहुत कम चांस है कि इससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर जो पढ़ के जाना है, ठीक है, आपको भाई से का नियम तो पढ़ के ही जाना है कि सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या होती है। ठीक है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मांग पूर्ति का सर्जन करती है। ठीक है, पूर्ति मांग का नहीं, ऐसा भी लिखा जाता है इसको, सेज लॉ ऑफ मार्केट को। ठीक है, या से का नियम क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है। मांग पूर्ति का सर्जन करती है, इसको जो है डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे लिख कर आता है एग्जाम के अंदर। या से का नियम क्या होता है ये बताइए। ठीक है, तो मेरे भाई ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं उत्पन्न कर लेती है। ये वाली जो है, ये वाली लाइन लिख कर आती है। किन्स ने इसकी उल्टी स्टेटमेंट दी है। क्लासिक ये कहता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, किन्स कहता है मांग, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, और किन्स कहते हैं कि मांग जो है वो पूर्ति का सर्जन करती है। क्लासिकल कहते हैं जितनी सप्लाई होगी उसके हिसाब से डिमांड होगी, जबकि किन्स कहता है भाई डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई होगी। तो ये लाइन भी लिख के आती है कि इसको एक्सप्लेन करो, इसका क्या मीनिंग होता है और से का नियम क्या होता है। तो इससे क्लासिकल से आपको ये तो पढ़ के ही जाना है। प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होता है से का नियम, क्या होता है ये पूर्ति मांग का सर्जन करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको इस चैप्टर से जो पढ़ के जाना है वो है कि इसके अकॉर्डिंग भी कैसे आय और रोजगार का निर्धारण होता है। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर डिफाइन करके, जैसी आपकी इसके अंदर है बुक के अंदर, वैसे ही मैंने यहाँ पे डिफाइन करके एक एक चीज़ यहाँ पे जो है बता रखी है। लेकिन इसका एक शॉर्ट में अगर आ जाए कि भाई इसके अकॉर्डिंगली कैसे होता है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पहले आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ें यहाँ पे पहले आपको सारी की सारी बताई गई है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद कैसे डिटर्मिनेशन होता है वो आपका जो है यहाँ पर आएगा, आय तथा रोजगार का कंप्लीट मॉडल। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाता है कि भाई क्लासिकल मॉडल के अंदर कैसे आय और रोजगार का निर्धारण होता है, तो आपको ये लिख कर आना है उसके अंदर कंप्लीट मॉडल। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये सारा, ये चारों के चारों डायग्राम बना कर आएंगे और ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं लिख के आना है। इसके अलावा इसकी आलोचना आती है एग्जाम के अंदर कि भाई इसकी आलोचना कीजिए, वो ये रहा कि किन्स ने इसकी क्या क्या आलोचना करी है। मतलब कि क्लासिकल थ्योरी के अंदर आपको आलोचना पढ़नी है, कंप्लीट मॉडल पढ़ना है, कैसे होता है, से का नियम क्या होता है, या पूर्ति मांग का सर्जन करती है, इसका मतलब बता दीजिए। यह आपको इसके अंदर पढ़ के ही जाना है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं अपने चैप्टर पे। ये आपका चैप्टर 12th वाला ही है, किन्स का आय और रोजगार का सिद्धांत। अगर आपने 12th में इस चैप्टर को पढ़ा है तो मेरे भाई आपको इसको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नहीं पढ़ा है तो वीडियो आपके पास है ही। ठीक है, इस चैप्टर की पूरी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, आपको नोट्स जब आप लेंगे तो आपको वीडियो की मिल जाएगी। ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, मैं आपको वहाँ पे भी बता चुका हूँ वहाँ पे कि भाई ये इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। एडी, एएस, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है। प्रभावी मांग का सिद्धांत जो है ये आपका क्या होता है, एंड स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश क्या होता है, प्रॉपर कैसे डिटर्मिनेशन होता है, जीडीपी का डिटर्मिनेशन क्या होता है, एडीएस अप्रोच क्या होती है, बचत और निवेश की अप्रोच क्या होती है, पूरा 12th वाला है। कोई इसके अंदर कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रॉपर वीडियो मिलेंगी आपको, इसकी वन शॉट भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जल्दीबाजी में करना है, सब कुछ मिलेगा आपको कि आपका जुगाड़ हो जाए, आप इसके अंदर कुछ भी छोड़ के ना आए। 12th का आपने पढ़ रखा था तो 12th का अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपका 12th का याद है, सब कुछ 12th वाला ही है। ठीक है, एक चीज़ इसमें थोड़ी जो अलग है ये आप पढ़ लीजिएगा, निवेश के निर्धारक घटक। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पूंजी की सीमांत क्षमता, ये आपने 12th में शायद पढ़ा होगा। MEC कहते हैं ये ना, अलग से शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पूंजी की
सीमांत क्षमता का मतलब क्या होता है, इसको ही डिफाइन करो भाई, ठीक है। एमईसी क्या होता है, तो ये पूरा आपको बताया गया एमईसी क्या होता है, क्या कैसे इसके टाइप होते हैं, ये सारा का सारा एमईसी के ऊपर प्रॉपर शॉर्ट नोट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये आप पढ़ के जाएंगे। प्रेरित निवेश, स्वायत्त निवेश क्या होता है, ये सब आप पढ़ कर जाएंगे। निवेश के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। बाकी सब वही है, सारा पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई। इसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी बोले तो कुछ भी, एक भी आपको इसके अंदर नहीं छोड़ना है। और जब मांग पूर्ति से ज़्यादा होती है, पूर्ति मांग से ज़्यादा होती है, जब बचत निवेश से ज़्यादा होती है, कम होती है, कैसे इक्विलिब्रियम पे लाया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, सब कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना है। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, निवेश गुणक। अच्छा, निवेश गुणक आप टॉपिक देखेंगे, अच्छा हुआ आ गया यहाँ पे। ये 6 नंबर का सेपरेट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जैसे 12th में आता था। निवेश गुणक क्या होता है, इसकी प्रक्रिया बताइए उदाहरण के साथ, जैसे एमपीसी के साथ हम लेते थे। इसके नीचे आपको डिफाइन करके बताया गया होगा। ये जिसकी प्रक्रिया चलती है पूरी की पूरी, ये वाली, ये पूरी प्रक्रिया आपको जो है करके दिखानी है, कैसे एमपीसी निवेश गुणक जो है वर्क करता है। ये पूरी प्रक्रिया ये वाली आपको ये टेबल बनाकर दिखानी है, ये क्या होता है। जैसे 12th में क्वेश्चन आता था, ऐसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि भाई पूरी प्रक्रिया समझा दीजिए संख्यात्मक उदाहरण के सहायता से। पूरा आपको ये डिफाइन करना है। ये सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निवेश गुणक का सेपरेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगला न्यून मांग और अधिमांग की समस्या, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, आना ही आना, या तो न्यून मांग से या अधिमांग से क्या होती है, कैसे डायग्राम बनते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। वही जो हम पीछे पढ़ के आए थे, CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब चीज़ें क्या होती है, कब इनको बढ़ाया जाता है, कब इनको घटाया जाता है, न्यून मांग का इन तीनों पर प्रभाव, अधिमांग का इन तीनों पर प्रभाव, ये सारी की सारी चीज़ें सब कुछ वही है आपका 12th वाला। न्यून मांग और अधिमांग को ही स्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो किसको स्फीतिक कहते हैं, किसको अविस्फीतिक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो बहुत बुरी बात है, आपने 12th में सिर्फ ज़िंदगी के मज़े लिए हैं, तो आपको जो है वीडियो देखनी पड़ेगी। वन शॉट भी अवेलेबल है, आपका काम बहुत ही आराम से। आप मत ये मत सोचिए इतना सारा है तो सारा सभी बताया जा रहा है, भाई क्या क्या पढ़ाएगा। वीडियो सबकी अवेलेबल है, वन शॉट में आप बहुत ईजिली इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पूरा चैप्टर भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी इसके अंदर नहीं छोड़ना है। मैं लास्ट के 3 चैप्टर आपको बता चुका हूँ, पूरे पूरे पढ़ने हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे, जो कि मैंने आपको बताया ISLM मॉडल। भाई ये एक ऐसा चैप्टर है, और उसके अगले वाला, ये एक ऐसा चैप्टर है इकलौता, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इसके अंदर एग्जाम में फंसेंगे। इसकी सारी वीडियो अवेलेबल है। आपने कभी 12th में नहीं पढ़ा है IS क्या होता है, LM क्या होता है, कैसे यहाँ गुड्स मार्केट के अंदर, मनी मार्केट के अंदर कैसे डिटर्मिनेशन होता है, कैसे ये शिफ्ट होते हैं, कैसे इनका स्लोप डिटरमाइन होता है, एक एक चीज़, इसकी स्टीपनेस, इसका फ्लैटर स्टीपनेस, शिफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ घोल कर पी जानी है। कैसे डिटर्मिनेशन होता है, कैसे एडी कर्व जो है बनता है, एडी कर्व कैसे शिफ्ट होता है, एंड राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ कैसे ISLM कर्वों को शिफ्ट करती हैं, एडी कर्व को किस तरीके से शिफ्ट करती हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको डिफाइन करके बताई गई है। आप वीडियो देखिएगा और उसके बाद इसको आप रीड आउट कीजिएगा, बहुत ही ईजिली आप इसके अंदर जो है स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही आराम से आपको हिंदी में जो है सब कुछ समझ में आने वाला है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आगे आपका राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियाँ कैसे इन कर्वों को शिफ्ट करती है, कब IS कर्व शिफ्ट होता है, कब LM कर्व शिफ्ट होता है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इसमें आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है मेरे भाई, सब कुछ आपको जो है घोल कर पी जाना है, सब कुछ बोले तो सब कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं कर रहा। अगला जो आपका चैप्टर है, ये आपका राजकोषीय और मौद्रिक। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ जो हैं ये क्या होती हैं, एक क्वेश्चन इस पे से फिक्स है। राजकोषीय नीति क्या होती है, जो सरकारी बजट था हमारा क्लास 12th वाला, उसी को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। तो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या इसके उपकरण होते हैं, क्या इसका उद्देश्य होता है। उपकरण वही होते हैं आपके सरकारी बजट के अंदर, टैक्स वगैरह जो है, ये टैक्स हो गया आपका, ठीक है। वही 12th वाला है, सरकारी बजट, ये समझ लो राजकोषीय नीति का मतलब सरकारी बजट होता है, ठीक है। एंड मौद्रिक नीति का मतलब जो RBI के कंट्रोल में होती है। तो
तो क्या होती है राजकोषीय नीति, क्या होती है मौद्रिक नीति, दोनों नीति में से एक भाई आएगी आएगी फिक्स है, और वही है 12th वाली, कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रॉपर यहाँ लिखा हुआ है मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति के क्या क्या उपकरण होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। राजकोषीय नीति क्या होती है, उसके उपकरण और अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव, क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं। मौद्रिक नीति क्या होती है, उसके उपकरण, उसके उद्देश्य, उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये आपको पढ़ना है राजकोषीय और मौद्रिक नीति के अंदर, ठीक है जी। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई क्या होता है। इसके अलावा एक आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र जो है ये क्या होता है, ये एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट के ऊपर पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र जो है ये क्या होता है। इसको आप पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं भी आए तो रट्टा लगा लीजिएगा कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र क्या होता है। ये शॉर्ट नोट पे आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। लास्ट चैप्टर की बात करते हैं बीओपी। तो बीओपी के अंदर आपको भाई पढ़ना है चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है, अपना वही 12th वाला, ठीक है। कैसे बीओपी डिसिक्लिबेरियम होता है पूरा ही पढ़ लीजिएगा, छोटा सा चैप्टर है ये। कैसे बीओपी डिसिक्लिबेरियम होता है, कैसे उस डिसिक्लिबेरियम को ठीक किया जाता है, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। पूंजी खाता क्या होता है, उसके घटक बताइए। चालू खाता क्या होता है, उसके घटक बताइए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये प्रिपेयर कर रखा है, आप बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको जो है मेरे भाई बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको जो है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। ये नोट्स आप बहुत ईजिली बाय कर सकते हैं, 200 रुपये में प्लस वीडियो सब कुछ मिलेगी जो जिसकी अवेलेबल है। आपका कल्याण इन चैप्टरों में हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।